Good morning, and once again, welcome to our 7th class online session. We will continue our chapter number 5. हमने अकबर के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. अभी हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे. जहांगीर ने क्या किया था. अकबर died in AD 1605. अकबर की मौत हो गई थी 1605 में. He had named नूरुद्दीन सलीम as his her apparent. उसने अपने बेटे नूरुद्दीन सलीम को अपना राजा बनाया था. सलीम 36 ईयर का था जब वो राजा बना था. ही था ऑन द टाइटल ऑफ जहांगीर. उसे जहांगीर का टाइटल मिला था. ही न्यू रूलर ऑफ मेवाड़. द न्यू रूलर ऑफ मेवाड़ Rana Amar Singh, like his father Rana Pratap, had no submitted to Mughals. मेवाड़ के राजा राणा अमर सिंह जी ने उनके पिताजी के जैसे ही राणा प्रताप सिंह जी की तरह उन्होंने मुगल्स के साथ उन्होंने अपना राज्य नहीं दिया उन्हें. सो जहांगीर led कैंपेन अगेंस्ट हिम. जहांगीर ने उनके खिलाफ कैंपेन चलाया ताकि वो उनको हरा सके. द राणा वॉज defeated in AD 1614, but because he had provided refugee, राणा हार गए थे 1614 में, लेकिन उनको रिफ्यूजी बना दिया गया था. जहांगीर when he had revolted against his father Akbar, he was given liberal terms. और ये रिफ्यूजी बन गए थे और इन्होंने रिवॉल्ट चलाया था उनके पिताजी के खिलाफ, अकबर के खिलाफ, और इन्हें लिबरल टर्म्स दिए गए थे. Thereafter he remained loyal to the Mughal emperor. और उसके बाद में ये मुगल एम्परर के सबसे वफादार बन गए. Only 5 months after Jahangir ascended the throne, his son खुसरू revolted. 5 महीने में ही जहांगीर के बेटे खुसरू ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था. He was defeated and imprisoned. उसे हरा दिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया. Many of his followers were put in death. बहुत सारे उनके फॉलोअर्स को मौत की सजा दे दी गई थी. द सिख गुरु अर्जुन देव हु जिन्होंने अपनी ब्लेसिंग दी थी रिबेलियंस प्रिंसेस को, वॉज इनटू हैविली. उन्हें बहुत स्ट्रिक्टली लिया गया था. गुरु रिफ्यूज टू पे द फाइन. गुरु ने उनको फाइन देने से मना कर दिया. ही हैज अरेस्टेड एंड टॉर्चर टू डेथ. उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें टॉर्चर किया गया मौत की सजा देने के लिए. जहांगीर रॉट द ऑन बायोग्राफी नोन एज तजुके जहांगीरी. जहांगीर ने अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसे ये कहते हैं तजुके जहांगीरी. जहांगीर मैरिड नूरजहां इन AD 1611. जहांगीर ने शादी करी थी नूरजहां के साथ में 1611 में. शी वॉज द विडो ऑफ अली कुली खान. वो अली कुली खान की विधवा थी. एन अफगान नोबल, जो कि अफगान नोबल था. Her father Mirza Giyas Beg was a courtier in Akbar court. Noorjahan's real name was Mehrunisha. जो उनके पिताजी थे मिर्जा ग्यासू बेग, वो अकबर के कोर्ट में एक कोर्टर थे, दरबारी थे. नूरजहां का रियल नाम मेहरुनिशा था. जहांगीर मेड हर चीफ क्वीन. जहांगीर ने उसे अपनी पटरानी बनाया. गेव हर द टाइटल ऑफ नूरजहां. और उसे टाइटल दिया नूरजहां द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जिसका मतलब होता है नूरजहां वॉज नॉट ओनली पियरलेस इन ब्यूटी, शी वॉज ऑल्सो अ हाईली इंटेलिजेंट एंड कल्चर्ड लेडी. नूरजहां सिर्फ एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी, बल्कि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और कल्चर्ड लेडी थी. द रॉयल फरमान वर इशूड एट हर इंस्टेंस. वो अपनी तरफ से आदेश देती थी. इवन कॉइन्स वर स्टक इन हर नेम. यहां तक कि उसके नाम से सिक्के भी छपते थे. हर नेम वॉज ऑल्सो अटैच टू द इम्पीरियल सिग्नेचर. और उसका नाम हमेशा जो भी सिग्नेचर होते थे उनके साथ में उसका नाम भी जोड़ा जाता था. रिलेशंस विद द यूरोपियंस. ड्यूरिंग द जहांगीर रीजन वेरियस यूरोपियन ट्रैवलर विजिटेड इंडिया. जहांगीर के टाइम में बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स उनके दरबार में आए. द चीफ अमंग देम वर विलियम हॉकिन, सर थॉमस रॉय. उनमें से मेन जो है विलियम हॉकिन और सर थॉमस रॉय. विलियम हॉकिंस वॉज एन एम्सरी ऑफ द किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ द इंग्लैंड. ही रिमेन्ड इन इंडिया फॉर 3 years AD 1608-1611. Sir Thomas Roy
came to India in AD 1615. He succeeded in obtaining trade concession from Jahangir for the British trader. He also got permission to set up a factory at Surat. Both William Hawkins and Sir Thomas Roy have left behind a vivid account of Jahangir court, his habits and his administration. तो ये लोग दोनों ने यहाँ पर व्यापार करने के लिए परमिशन लेने के लिए आए थे और इन्होंने हॉकिंस जो भी हैं इन्होंने जहांगीर के दरबार के बारे में और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा है. नेक्स्ट राजा है हमारे शाहजहां. आफ्टर जहांगीर्स डेथ खुर्रम सक्सीडेड टू मुगल्स थ्रोन एज शाहजहां इन एडी 1628. जहांगीर की मौत के बाद में उनके बेटे खुर्रम राजा बने, जिनको शेरशाह को शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है. 1628 में उन्होंने राजा बने थे. इन एडी 1628 राजा झुझर सिंह ऑफ बुंदेलखंड रिवॉल्ट बट ही वॉज डिफीटेड. 1628 में राजा झुझर सिंह ने रिवॉल्ट किया था. बुंदेलखंड के राजा थे ये, तो इनको हरा दिया गया था. ही रिवॉल्ट अगेंस्ट इन एडी 1635 एंड वॉज किल्ड. उन्होंने दोबारा विद्रोह किया था 1635 में और इनकी मौत हो गई. देयर वर 3 मेजर स्टेट्स इन डेक्कन. उस समय डेक्कन में 3 स्टेट्स थे मेन, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा. These states create trouble for the Mughals empire off and on. इन तीनों स्टेट्स ने मुगल एम्पायर के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स डाल रखा था. प्रिंस औरंगजेब वॉज मेड द सूबेदार वाइसरी ऑफ द डेक्कन. प्रिंस औरंगजेब को सूबेदार बनाया गया था डेक्कन का. शाहजहां ऑल्सो हैड ट्रबल विद द पुर्तगीज बिकॉज दे स्टिल प्रैक्टिस पायरेसी. शाहजहां को पुर्तगीज से भी प्रॉब्लम होने लगी थी क्योंकि वो उनके लिए पायरेसी करते थे. तो मुगल आर्मीज एक्टेड अगेंस्ट देम एंड क्लियर्ड देम आउट ऑफ हुगली. मुगल आर्मी ने उन पर अटैक किया और उन्हें हुगली से बाहर निकाल दिया. शाहजहां रिलेशंस विद द इंग्लिश वर हाउएवर कॉर्डियल. शाहजहां का इंग्लिश पीपल से रिलेशन काफी अच्छा था. मैनी फॉरेन ट्रेवलर इंक्लूडिंग द फ्रेंच लाइक बर्नियर एंड ट्रेवेनियर एंड एन इटालियन मनुची विजिटेड हिज किंगडम. बहुत सारे ट्रेवलर्स आए जिनके नाम यहाँ बताए गए हैं. दे हैव लेफ्ट अ विविड अकाउंट ऑफ हिज रीजन. उन्होंने उनके अकाउंट्स के बारे में लिखा है. शाहजहां रीजन इज हाउएवर बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज मैनी बिल्डिंग्स एंड फाइन आर्किटेक्चर एक्टिविटीज विच वी शैल स्टडी टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ दिस चैप्टर. शाहजहां ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई थी, उनके बारे में इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे. डू यू नो मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन? मुगल रूलर डिड नॉट फॉलो द रूल ऑफ primogeniture. When the eldest son inherited his father's property or estate, instead they follow the system of compulsory inheritance, whereby the estates of the father were divided amongst the sons. But such a system was fraught with danger because it gave birth to war of success among the Mughals princes and resulted in disastrous war which led to the downfall of Mughal emperor. तो ये सिस्टम ये कह रहे हैं कि इनका जो सिस्टम था इसमें ये राजा अपने बेटे को बनाते थे, बड़े बेटे को, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, इनमें फाइटिंग होने लगा और इन्होंने इस सिस्टम में लड़ाई बहुत पैदा करी और ये आखिरी में कारण भी बना मुगल एम्पायर को डाउन होने का. नेक्स्ट हमारे राजा हैं औरंगजेब. इनका पीरियड है 1658 से 1707 एडी. औरंगजेब As become general practice, a better war of successor was fought among the son of Shah Jahan in 1658. राजा बनने के लिए 1658 में लड़ाई चालू हुई थी शाहजहां के सभी बेटों में. औरंगजेब was successful and ascended the throne in 1658. और 1658 में औरंगजेब जीता और औरंगजेब राजा बना. औरंगजेब was a Sunni Muslim, so the nobles of the court who were mostly Sunni always backed him. औरंगजेब एक सुन्नी मुस्लिम था, जो कोर्ट में बहुत सारे सुन्नी मुस्लिम्स थे वो उनको बैक करते थे, उनको सपोर्ट करते थे. द ऑप्रेसिव रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब लैड टू सम सीरियस रिवॉल्ट इन द कंट्री. और औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी इस कारण से उसके कंट्री में बहुत सारे दुश्मन बन गए थे. द जाट्स लिव्ड अराउंड दिल्ली. जाट्स ने दिल्ली को छोड़ दिया. दे हैड सेटल्ड अराउंड मथुरा एंड आगरा एज वेल. ये लोग मथुरा और आगरा में बस गए. द जाट ऑफ मथुरा ब्रोक आउट इन रिबेलियंस इन एडी. और जाट्स ने मथुरा से एडी में 1669 में रिवॉल्ट कर दिया. गोकुल वॉज देयर लीडर्स. उनके राजा गोकुल थे.
The rebellion was not a doubt suppressed, but the Jat continued their fight against the Mughals. The rebellion was no doubt suppressed, मतलब रिबिलियंस को दबा दिया गया था, लेकिन जाट कंटिन्यू मुगल्स के खिलाफ रिवॉल्ट करते रहे. Satanamis were a sect of Hindus, sadhus who lived in Narnaul and Mewar. The persecutions of these sadhus forced them to rise in rebellions. तो ये जो साधुस थे ये भी रिबिलियंस बन गए, बट देयर रिवॉल्ट वाज क्रस्ड, उनके रिवॉल्ट को दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया. चंपत राय वाज बुंदेलास लीडर्स, इनके चंपत राय बुंदेलास के लीडर थे. अंडर हिज लीडरशिप द बुंदेलास in Bundelkhand also rose in revolt an account of the oppressive agrarian policy of Aurangzeb. तो इन्होंने विरोध किया औरंगजेब की पॉलिसी के खिलाफ. फॉर द टाइम बीइंग औरंगजेब वाज सक्सेसफुल इन क्रशिंग दीज रिवॉल्ट्स, और कुछ समय बाद में औरंगजेब ने इनको भी दबा दिया. द रिवॉल्ट द जस्ट द जाट्स एंड बुंदेल्स सून आफ्टर औरंगजेब्स डेथ स्ट्रोव फॉर देयर ओन ऑटोनोमस स्टेट इन द अर्ली 18th century. जैसे ही औरंगजेब की मौत हुई उसके बाद में जाट्स और बुंदेलखंड ने अपने अपने राज्य को अपना राजा बना लिया, उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया. औरंगजेब्स राजपूत पॉलिसी वाज कम्प्लीटली रिवर्स ऑफ हिज फादर शाहजहां. औरंगजेब की पॉलिसी अपने शाहजहां पिताजी के बिल्कुल अपोजिट थी, उल्टी थी. आफ्टर द डेथ ऑफ राजा जसवंत सिंह ही एनेक्स्ड मेवाड़, और राजा जसवंत सिंह की मौत के बाद में उसने मेवाड़ पे कब्जा कर लिया. During Aurangzeb rules, Marathas also succeeded in establishing their own kingdom under their leader Shivaji. औरंगजेब के शासन में मराठास के जो राजा थे शिवाजी ने, उन्होंने अपना एक लीडर बना करके अपना किंगडम स्थापित कर दिया. औरंगजेब used 47 different mint and introduced a new style of coins. औरंगजेब 47 different mint को यूज करता था, उसने अलग स्टाइल के कॉइन्स भी बनाए थे, which lasted till the end of the Mughal period. आखिरी तक चला ये मुगल पीरियड के. During his rule, Aurangzeb had 85 varieties of rupees coins issued from the Surat mints. उसने 85 different varieties के rupees coins भी चलाए थे सूरत के mints में. The Sikh rebellion. Under Aurangzeb religious policy, Sikh were transformed from bhakti sent into military brotherhood. औरंगजेब की जो पॉलिसी थी रिलीजियस धार्मिक पॉलिसी के कारण से सिख जो थे भक्ति संत के से बदल करके वो एक मिलिट्री सैनिक बन गए. ड्यूरिंग अकबर्स रीजन गुरु रामदास हैड फाउंडेड द न्यू सिटी ऑफ अमृतसर विच बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू फेथ. अकबर के रीजन में गुरु रामदास जी ने नई सिटी बनाई थी अमृतसर, और उन्होंने इसके अंदर भक्ति का सबसे बड़ा सेंटर बनाया था. इट हैड आल्सो गिवन द सिख परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन विद द रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम. उन्होंने सिख का एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका रेगुलर इनकम का सोर्स था. द सिक्स गुरु गोविंद सिंह AD 1686-45 सन ऑफ अर्जुन देव. गुरु गोविंद सिंह जो कि गुरु अर्जुन देव के बेटे थे, टुक अप द स्वॉर्ड एंड स्टार्टेड ट्रेनिंग हिज फॉलोवर इनटू मार्शल सेक्ट. और उन्होंने तलवार उठा ली और अपने जो सब साथी थे उनको भी सिखाया लड़ाई करना. गुरु तेग बहादुर द 9th गुरु ऑफ सिख अपोज द पॉलिसी ऑफ persecutions followed by the औरंगजेब. गुरु तेज बहादुर जो 9th गुरु थे सिखों के, उन्होंने औरंगजेब की उस पॉलिसी को विरोध किया जिसमें वो मुसलमान बनाते थे. ही आल्सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ गुरुद्वाराज एंड एक्सप्लोजन्स ऑफ हिज फॉलोअर फ्रॉम द सिटीज. उन्होंने इसके खिलाफ विरोध किया कि गुरुद्वारा को वो तोड़ता था और उसके लोगों को भड़काता था. ही वॉज अरेस्टेड एंड ब्रॉट टू दिल्ली वर. उसको अरेस्ट कर दिया गया और उसे दिल्ली लेके आया गया. ही वॉज आस्क्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम. उसको बोला गया कि वो इस्लाम को अपना ले. उन्होंने इसको मना कर दिया. इस वजह से उनको टॉर्चर किया गया और उनको चांदनी चौक में 1675 में फांसी दे दी गई सबके सामने. टुडेज गुरुद्वारा सेसगंज स्टैंड ऑन द वेरी स्पॉट ऑफ हिज मैट्रीडम. और आज जहां पर उन्हें फांसी दी गई थी वहां पर गुरुद्वारा सेसगंज बनाया गया है. Thereafter the Sikh become sworn enemies of the Mughals. उसके बाद में सिख्स जो थे वो मुगल्स के दुश्मन बन गए. गुरु गोविंद सिंह the son of the Guru Tej Bahadur and the 10th Guru of the Sikh transformed them into a martial race.
गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो कि तेज बहादुर के बेटे थे, उन्होंने अपने जो समुदाय था उसको मिलिट्री सेना में बदल दिया. दे वर ऑर्गेनाइज इनटू अ मिलिट्री फोर्स कॉल्ड द खालसा और द पूर. उन्होंने उसका नाम दिया खालसा. गुरु गोविंद सिंह वॉज ऑल्सो put to great hardship in a fierce battle with the Mughals. Two of the Guru's sons were killed and the other two were captured and buried alive. ये कह रहे हैं कि इसमें इनकी लड़ाई में गुरु के जो बेटे थे उनको मार दिया गया, दो को कैद कर दिया गया और दो को जिंदा जला दिया गया. बट द गुरु एंड द खालसा डिड नॉट रिलेंट इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल. लेकिन गुरु ने खालसा को बंद नहीं किया और लगातार वो मुगल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे. Aurangzeb in Deccan, AD 1682 and 1707. Aurangzeb spent the last 25 years of his life in a Deccan. औरंगजेब ने 25 साल अपने डेक्कन के अंदर बिताए. वो चाहता था कि वो शिया स्टेट्स जो बीजापुर और गोलकुंडा के थे उन्हें तोड़ना चाहता था. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू पुट एंड टू द मराठा पावर. वो मराठा पावर को खत्म करना चाहता था. बीजापुर वॉज कॉन्कोर्ड एंड एनेक्स इन AD 1687. बीजापुर को जीत लिया गया था 1687 में. ऑल्दो शिवाजी हैज डाइड, और शिवाजी की मौत हो चुकी थी. मराठा कंटिन्यू देयर वॉर अगेंस्ट द मुगल्स. लेकिन मराठा लगातार मुगल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे. औरंगजेब वॉज फेस्ड विद द टफ प्रॉब्लम. और औरंगजेब को बार बार एक बहुत मुसीबत सामना करना पड़ता था. मराठा वर कॉजिंग हैवक टू द मुगल आर्मी. और मराठा बार बार मुगल आर्मी के लिए मुसीबत पैदा करते थे. औरंगजेब फेल टू क्रश देयर ग्रोइंग एक्टिविटीज. औरंगजेब फेल हो गया इनकी एक्टिविटीज को रोकने के लिए. एट लास्ट आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल औरंगजेब डाइड एट अहमदनगर इन AD 1707. और लास्ट में औरंगजेब की मौत हो गई अहमदनगर में 1707 में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीक सक्सेसर. द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वॉज नोन एज द लेटर मुगल्स. बाद में जो राजा बने थे उन्हें हम अगर औरंगजेब के लिए हम कहते हैं लेटर मुगल्स. दे वर वेरी वीक एंड अनेबल टू हैंडल द अफेयर्स ऑफ वेस्ट एम्पायर. वो बहुत वीक थे और वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे इतने बड़े एम्पायर को. हाउएवर दे वर लाइक पपेट्स. और वो एक कठपुतली बन गए थे नोबल्स के हाथों के थ्रू. एज वेल एज देयर ओन आर्मी, और आर्मी के अंडर में भी. नादिर शाह द रूलर ऑफ ईरान, taking advantage of this weakness of Mughals, invade India in AD 1738-39. 1738-39 में नादिर शाह ने इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए भारत पर अटैक कर दिया. He looted and plundered Delhi, ordered a general massacre of the peoples like his predecessors. The Mongol king Tamerlan. He also took away the famous peacock throne and Kohinoor diamond. और उसने अपने सक्सेसर को रवा रखा, प्रेडिसर्स को. और मंगोल किंग ने यहाँ से जो राजगद्दी थी पिकॉक थ्रॉन उसको ले लिया, ताज को ले लिया और यहाँ का कोहिनूर हीरा भी वो ले गया. दिस इन्वेंशंस प्रूव्ड डिजास्ट्रस फॉर द मुगल एम्पायर इन सेवरल रिस्पेक्ट. ये जो लड़ाई थी ये एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा इससे मुगल एम्पायर को. इट इज नॉट ओनली एक्सपोज इट्स वीकनेस बट हेल्प अहमद शाह अब्दाली ऑफ अफगान टू इन्वेड इंडिया. इसने न केवल मुगल्स की कमजोरी बताई बल्कि अहमद शाह अब्दाली को अफगान पे अटैक करने के लिए, अफगानी था जो इंडिया पे अटैक करने के लिए उसको मोटिवेशन मिल गया, उसको मौका मिल गया. इंग्लिश took the first opportunity to play one small kingdom against another in order to capture power. और इंग्लिश लोग भी इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाने लग गए. उन्होंने छोटे से एम्पायर से इतना बड़ा किंगडम उन्होंने जीत लिया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशंस ऑफ द मुगल्स एंड विद अदर रूलर्स. मुगल्स का दूसरे राज्यों के साथ में क्या रिलेशंस था. The Mughal had certain aims in mind while established their relations with other rulers. मुगल जब भी किसी दूसरे राजा से अपना रिलेशन बनाते थे तो उनके माइंड में कुछ न कुछ बातें होती थी, वो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं. सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द हिंदकुश
माउंटेन वर मेड द बेस। मुगल पीरियड के टाइम में हिंदकुश माउंटेन को एक बेस बनाया गया था। द मेन एम ऑफ दिस बाउंड्रीज वाज टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द फॉरेन इन्वेडर्स। इसका मेन एम था कि बाहर के लोगों से उसको बचाया जाए भारत को। द मुगल मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ईरान। मुगल ने एक दोस्ताना रिलेशन बनाया था ईरान से। देयर इज नो डाउट अबाउट द इट दैट समटाइम देयर इंश्योर्ड कन्फ्रंटेशन बिटवीन ईरान एंड द मुगल्स ऑन द इशू ऑफ खांदर। तो खांदर के इशू के हिसाब से उन्होंने इनसे रिलेशन बनाया था। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स ओपनली रिपीटेड देयर डिमांड्स टू टेक द लैंड फरगनास, समरकंद एक्सेट्रा। और दूसरी तरफ मुगल्स ने लगातार कब्जा किया था स्टेट्स को, फरगना और समरकंद को, ऑफ देयर फोर फादर, बट दे हैड नेवर इंस्टेड ओवर दिस सीरियसली। लेकिन उन्होंने उस पर सीरियसली कभी भी जोर नहीं दिया। दिस किंग्स वर सिंपली मेंशन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन, सो दैट राइजिंग पावर ऑफ सेंट्रल एशिया माइट नॉट पिक अप करेज टू प्रोसीड टूवर्ड्स इंडिया, and they might always try to protect their own empires from the Mughals। और सेंट्रल एशिया में जितने भी राजा थे वो लोग एक साथ इतना हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि मुगल्स से फाइटिंग करें, तो वो अपने अपने स्टेट को ही बचा पा रहे थे। पॉलिटिकली मैच्योरिटी एंड द स्ट्रॉन्ग फ्रंटियर ऑफ द मुगल्स ऑलवेज केप्ट इन्वेडर अवे। और पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी और स्ट्रॉन्ग फ्रंटियर्स थे इनके पास में, इस वजह से मुगल्स ने बाहर के जो लोग थे उनको हमेशा रोका। Feeling of coexistence. The Mughals wished to be treated as at par with the important Asian countries, while the Safavid rulers of Iran considered themselves supreme and true successor of the Prophet Muhammad. On the other side, the Ottoman Sultan of Turkey claimed themselves to be the true representation of the Khilafat of Baghdad, but the Mughal emperor never bound themselves to any religious consideration। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुगल्स जो थे वो दोनों ही लोगों से मिलकर के आगे बढ़ना चाहते थे। जैसे इसमें इन्होंने बताया कि जो एशियंस कंट्रीज थी जिसमें सफेदिद रूलर्स थे ईरान के लोग, वो प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर को मानते थे, लेकिन ऑटोमन सुल्तान जो टर्की के थे वो थे टर्की के रिप्रेजेंटेटिव थे और खिलाफत बगदाद के थे, लेकिन फिर भी मुगल्स दोनों से रिलेशन बना के चलते थे। ट्रेड इंटरेस्ट। द मुगल पॉलिटिकल रिलेशंस विद सेंट्रल एशिया might have been of any type, but they never allowed them trade relations to thus get spoilt। Mughal political relations with Central Asia might have been of any types of, but they never allowed their trade relations to the get spoiled। मुगल रिलेशन का सेंट्रल एशिया से रिलेशन था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने रिलेशंस को खराब नहीं होने दिया। मुगल्स मेड मैनी एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल रिलेशंस विद देयर कंट्रीज। मुगल्स ने बहुत सारी अपनी इकोनॉमिक और कॉमर्शियल रिलेशंस रखे दूसरी कंट्रीज से। काबुल खानदार वर मेन डोर्स फॉर द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। काबुल और खानदार का मेन दरवाजे थे जिससे वो इंडिया और सेंट्रल एशिया से कॉन्टेक्ट करते थे और उनसे रिलेशंस रखते थे। Whether their political relations with Iran or any other country got spoilt। धीरे धीरे पॉलिटिकल रिलेशंस ईरान से और दूसरी कंट्री से इनका स्पॉइल्ट होने लगा। द मुगल्स नेवर पुट एनी हिंड्रेंस इन द वे ऑफ देयर ट्रेड रिलेशंस विद दीज कंट्रीज। लेकिन फिर भी मुगल्स ने अपने ट्रेड का रिलेशंस खराब नहीं किया इन कंट्रीज से। द मुगल्स न्यू वेरी वेल दैट द रियल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री ले इन द बेटर इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ द कंट्री। मुगल्स ये अच्छी तरह से जानते थे कि एक अच्छी इकोनॉमी से ही किसी कंट्री को आगे बढ़ाया जा सकता है। हैप्पीनेस ऑफ द पीपल मेनली डिपेंड अपॉन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और जो खुशी होती है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। पोजीशन ऑफ खानदार। अनदर इंपॉर्टेंट एम ऑफ मुगल्स फॉरेन पॉलिसी वाज टू मे हैव अ होल्ड एंड पोजीशन ओवर खानदार्स। एक और पोजीशन इनका था कि खानदार पे कब्जा करना चाहते थे। इट वाज ड्यू टू द टू रीजन। इसके दो रीजन थे। विद फर्स्ट रीजन है विदाउट हैविंग पोजीशन ऑफ द खानदार दे कुड नॉट कीप काबुल्स अंडर देयर पोजीशन। बिना खानदार के ऊपर कब्जा करे बगैर वो काबुल पे कब्जा नहीं कर सकते थे। सेकेंडली खानदार वाज सिचुएटेड ऑन द पैसेज विच लिंक्ड बिटवीन इंडिया एंड ईरान एंड अदर कंट्रीज ऑफ द सेंट्रल एशिया।
खानदार के पास वहां से बहुत सारे पासेस निकलते थे, यानी दर्रे निकलते थे, जिससे वो ईरान और दूसरी कंट्री से कनेक्शन रख सकता था. इन दिस वे खानदार कंटिन्यूसली एक्सचेंज डिफरेंट हैंड्स, और इस तरीके से खानदार अलग अलग हाथों में चलता गया. जैसे 1522, 1558, 1595, 1638, 1649 एडी. बाबर टुक पोजीशन ऑफ खानदार, बाबर ने खानदार का पोजीशन अपने अंडर में लिया. 1522 एडी, ड्यूरिंग अकबर्स अर्ली डेज ईरान कैप्चर्ड इट, बट अकबर रिकैप्चर इन 1595. तो पहले ईरान ने कैप्चर कर लिया, उसके बाद में अकबर ने दोबारा से इसको अपने हाथ में ले लिया 1595 में. However, during the reign of Jahangir, the Iranians snatched Khandar in 1622 AD from the Mughals. और जहांगीर से ईरानियन लोगों ने खानदार को छीन लिया था 1622 में. शाहजहां आफ्टर अ टफ फाइटिंग इन 1638 AD अगेंस्ट कैप्चर इट, और शाहजहां ने बहुत टफ फाइटिंग करी और 1638 में इसने कैप्चर कर लिया. सो इन ऑर्डर टू कैप्चर खानदार द मुगल हैड टू इंटरफेयर इन सेंट्रल एशिया, और इस तरीके से खानदार पे कब्जा करके मुगल्स सेंट्रल एशिया में इंटरफेयर करने लगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर इन एशिया. इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 15th century, आफ्टर द फॉल ऑफ द Timurid Empire, there emerged three dynasties of the Uzbeks, Safavids, and the Ottoman of Turkey. The Uzbeks from the very beginning and had enmity with the Mughals because they had forced the Mughals to vacate Samarkand and the adjoining areas. The Uzbeks were quite friendly with the Turks because both of them was stunned Sunnis, while Safavid Empire in Iran followed Shias. Both Uzbeks and Turks want to defeat Iran, who followed Shiasm. But if they had succeeded in this, it would have affected the balance of power in Central Asia. So under compulsion, the Mughals had to support Iran, though they had different with her over the question of Khandar. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इनके बीच में काफी लड़ाई थी, जैसे कि उज्बेक्स और सफेद ऑटोमन टर्की के क्या थे, सुन्नी थे, और ये मुगल्स को सपोर्ट करते थे. लेकिन जो ईरानी लोग थे वो सियास थे. फिर भी इनकी पावर को मेंटेन रखने के लिए मुगल्स ने ईरान का सपोर्ट किया, और खानदार के वजह से, जो कि आपने पढ़ रखा है आगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुगल कोर्ट. मुगल्स फुली न्यू द वैल्यू ऑफ अ डिग्निफाइड कोर्ट, so they spent a lot of money on its construction and maintenance. मुगल्स को पता था कि उनका कोर्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए वो लगातार उस पर खर्चा करते थे. They would hold this court while sitting on the high platform, so that anybody who came to see them had automatically to bow before them. उन्होंने अपने बीच में, जैसे जो राजा का गद्दी होती थी वो थोड़ा ऊंची बनाई थी, जिससे कोई भी दरबार में घुसे तो उन्हें पता चल जाए कि किसको हमें रिस्पेक्ट देना है. ऑल द सेंट्रल मिनिस्टर वर अलॉटेड परमानेंट सीट्स, और जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर थे उन सबको परमानेंट सीट्स दी गई थी. द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट वर नॉट ओनली गिवन सीट्स आफ्टर बीइंग रिसीविंग ऑनरेबली, बट आल्सो वर जुडिशियली अटेंड टू एंड रिवॉर्ड. यहाँ पर जो गेस्ट थे उनको ना केवल सीट्स मिलती थी, जबकि उनको अच्छे काम करने के लिए उनको रिवॉर्ड भी मिलता था. अमंग्स ऑल दिस फॉर्म्स and show the Mughals ruler did not forget to pay attention to their public. इसके बाद भी मुगल्स ये नहीं भूलते थे कि अपने पब्लिक को भी रिस्पेक्ट देना है, उन्हें अटेंशन देना है, ध्यान देना है उन पर. They would often hold open court. इसके अलावा वो एक खुली दरबार भी करते थे. Listen to the complaints of their subjects and try to pacify them. और ये लोगों की मुसीबतों को या मुश्किलों को सुनते थे और उनको हल करने की कोशिश करते थे. हाउ द अकबरनामा वॉज यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री. अकबरनामा कैसे हिस्ट्री को दोबारा से बनाता था, यानी उसको पढ़ करके कैसे हम हिस्ट्री के बारे में जानते थे, अकबर के पीरियड के बारे में. दिस इमॉर्टल वर्क वर रिटन बाय अबुल फजल. ये जो बहुत ही महान ग्रंथ लिखा गया था, ये अबुल फजल ने लिखा था. परहैप्स द मोस्ट फेमस ऑफ 9 जेम्स ऑफ द अकबर कोर्ट. और ये जो नवरत्न थे अकबर के दरबार में, उनमें से एक था. दे गिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अकबर्स कोर्ट. ये अकबर्स के कोर्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है. हिज कनक्वेस्ट, इसने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, रिलीजियस
परसुएट, उन्होंने जो धार्मिक काम किए हैं उनके बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, हिज हॉबीज, ग्रेट क्वालिटीज, वर्च्यूज एंड मैनी मोर थिंग्स। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि अकबर की पूरी लाइफ के बारे में ये बहुत सारी जानकारियां देता है। दिस लिटरेसी वर्क आर ऑफ हाई क्वालिटी एंड शो अबुल फजल्स एट हिज बेस्ट। ये जो लिटरेसी वर्क इसने करा है अबुल फजल ने, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी को बताता है ये। हिज स्टाइल स्पीक ऑफ ग्रेट एलिगेंस एंड पावर। उसकी जो स्टाइल है वो उसके पावर्स को और उसके क्वालिटी को बताता है। Abdullah, a courtier during Akbar's season, used to say, I am not so much afraid of the sword of Akbar as of the pen of Abul Fazl. अब्दुल्ला ये कहते हैं अकबर के दरबार के बारे में कि उन्हें अकबर की तलवार से डर नहीं लगता था, वो अबुल फजल की कलम से बहुत डरते थे। There can be no greater tribute to Abdul Fazl's literary skill than this. तो ये लाइन उसकी अबुल फजल की जो लिखने की क्षमता थी या उसकी जो काबिलियत थी उसके बारे में ये लाइन बहुत अच्छी तरह से आपको समझाती है। अकबरनामा इज इन 3 वॉल्यूम्स। अकबरनामा को 3 बुकों में लिखा गया है। द फर्स्ट वॉल्यूम थ्रो अ गुड डील ऑफ लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स रॉयल फैमिली फ्रॉम द टाइम ऑफ तैमूर टू दैट ऑफ हुमायूं। जो फर्स्ट बुक है वो बताती है उसकी मुगल्स की रॉयल फैमिली के बारे में, तैमूर से स्टार्ट करके ये हुमायूं तक के बारे में बताती है। वॉल्यूम 2 एंड 3 गिव द हिस्ट्री ऑफ अकबर रीजन ईयर बाय ईयर। 2 और 3 में अकबर की हिस्ट्री बताते हैं साल दर साल कहां से कहां तक। दे आर कंसिडर्ड इंडिस्पेंसेबल फॉर द स्टडी ऑफ अकबर्स रीजन कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ये एक इंडिस्पेंसेबल स्टडी है अकबर की लाइफ के बारे में, कहां से कहां तक उसने शासन किया था और उसके समय के बारे में बहुत कुछ ये बताता है। आईन अकबरी इज आल्सो इन 3 वॉल्यूम्स। आईन अकबरी भी 3 बुकों में लिखी गई थी। दिस बुक इज रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल अथॉरिटी ऑन द अकबर्स इंस्टीट्यूशन। इट डील्स विद अकबर्स रेगुलेशंस इन ऑल डिपार्टमेंट एंड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। ये जो 3 बुकें लिखी गई थी, मतलब अकबर के आईन अकबरी को 3 वॉल्यूम्स में लिखा गया था, तो ये उसकी प्रिंसिपल्स अथॉरिटी के बारे में और इंस्टीट्यूशन के बारे में समझाती है अकबर के बारे में, और ये अकबर्स के रेगुलेशन और डिपार्टमेंट के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। दिस इज द पार्ट 2। गॉड ब्लेस यू एंड बाय।